मामला पाकिस्तान के बहावल नगर का है, जहां 14 अगस्त को एक कार्यक्रम में मौलवी नसीर मदनी ने कथित तौर पर हाफिज सईद का नाम लेते हुए कश्मीर में आतंकियों की तैनाती को लेकर यह दावा किया। उनके बयान के मुताबिक संख्या 10,000 से ज्यादा बताई गई है। यही आंकड़ा अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आतंकियों को किसी इलाके में भेजना किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे भर्ती से लेकर ट्रेनिंग, हथियार, पैसा, पहचान बदलने, सीमा तक पहुंचाने और फिर घुसपैठ कराने तक का पूरा नेटवर्क होने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अगर ये दावा किसी भी स्तर पर सही साबित होता है तो ये कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद के उस ढांचे पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा, जिसके बारे में भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है। लेकिन एक जरूरी बात भी समझनी होगी, किसी सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान अपने आप में किसी दावे की अंतिम पुष्टि नहीं बन जाता। इसीलिए 10,000 की संख्या को प्रमाणित तथ्य के तौर पर पेश करना उचित नहीं होगा। इसकी स्वतंत्र जांच और विश्वसनीय सबूत जरूरी होंगे। मगर बयान का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये दावा पाकिस्तान की जमीन से सामने आया है और इसमें सीधे हाफिज सईद और कश्मीर का नाम लिया गया है। हाफिज सईद का नाम भारत के लिए कोई नया नाम नहीं है। वह लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और जमात-उद-दावा से जुड़ा प्रमुख चेहरा रहा। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों के बाद भी उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। इन हमलों में 166 लोगों की जान गई थी और भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान के एक मौलवी की ओर से हाफिज सईद को कश्मीर में हजारों आतंकियों की कथित तैनाती से जोड़ने वाला बयान सामने आना पुराने सवालों को फिर सामने ले आया है। भारत का आरोप लंबे समय से यही रहा है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया। कश्मीर में आतंकवाद के दौरान लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों की गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रही है और सीमा पार से घुसपैठ को रोकना भारतीय सुरक्षा बलों के सामने लगातार बड़ी चुनौती रहा है। अब इस कथित बयान के बाद बहस सिर्फ इस बात पर नहीं होगी कि 10,000 का आंकड़ा सही है या नहीं, बल्कि सवाल ये भी होगा कि पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथी नेटवर्क और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी ढांचे के बीच आखिर किस तरह के संबंध रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद की कहानी सिर्फ बंदूक और घुसपैठ तक सीमित नहीं रही। इसके पीछे भर्ती, ट्रेनिंग, हथियारों की सप्लाई, फंडिंग, सीमा तक पहुंचाने और भारत में घुसपैठ कराने जैसे कई स्तरों वाला नेटवर्क काम करता रहा है। सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर ऐसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करती रही है और भारत लगातार पाकिस्तान से अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए रोकने की मांग करता रहा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में खड़े होकर ये दावा करता है कि हाफिज सईद ने 10,000 से ज्यादा आतंकियों को कश्मीर भेजा था तो ये बयान उसी पूरे नेटवर्क को लेकर कई सवाल पैदा करता है। सबसे पहला सवाल भर्ती का है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कौन जोड़ता था। दूसरा सवाल ट्रेनिंग का है, उन्हें हथियार चलाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार कहाँ किया जाता था। तीसरा सवाल संसाधनों का है, हथियार, पैसा और लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां से आता था। चौथा सवाल सीमा पार पहुंचाने का है, आखिर इन लोगों को भारत की सीमा तक कौन पहुंचाता था और घुसपैठ के लिए कौन से रास्ते इस्तेमाल होते थे। इन सवालों का जवाब ही ये तय कर सकते हैं कथित तौर पर बताए गए इस नेटवर्क का वास्तविक आकार कितना था। अब जरा लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क को समझिए। यह संगठन जम्मू कश्मीर में हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजर में ये एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। हाफिज सईद लंबे समय तक इस नेटवर्क के सबसे प्रमुख चेहरों में रहा है। उसके खिलाफ भारत में गंभीर आरोप लगाए गए। इसलिए जब उसी व्यक्ति को लेकर पाकिस्तान में ये दावा सामने आता है कि उसने हजारों आतंकियों को कश्मीर भेजा था, तो सुरक्षा के नजरिए से उसकी जांच और पड़ताल की जरूरत और बढ़ जाती है। कश्मीर में आतंकवाद ने कई दशकों तक आम लोगों, सुरक्षा बलों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। आतंकवादी हमलों के पीछे मौजूद नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चलाती रही है और सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। ऐसे में अब पाकिस्तान से सामने आया ये कथित बयान उस पुराने सवाल को फिर सामने रखता है कि आतंकियों को तैयार करने और भारत तक पहुंचाने वाली पूरी सप्लाई चेन कितनी बड़ी थी। इस कथित बयान का एक और महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और समाज से जुड़ा है, क्योंकि बयान पाकिस्तान की जमीन से आया है
और इसमें भारत के कश्मीर को लेकर आतंकवादी गतिविधियों का जिक्र किया गया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के भीतर से ही कोई व्यक्ति किसी आतंकी नेटवर्क के बारे में इतना बड़ा दावा करता है तो पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से भी सवाल पूछा जाना स्वाभाविक है कि क्या इस बयान की जांच होगी, क्या बताए गए आरोपों को गंभीरता से लिया जाएगा और क्या पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद कट्टरपंथी नेटवर्क पर कोई कार्रवाई करेगा। भारत के लिए भी यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें, आतंकवादी नेटवर्क की गतिविधियां और पाकिस्तान स्थित संगठनों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी लगातार जारी रहती है। इसीलिए किसी भी नए दावे की जांच सिर्फ राजनीतिक बयान के तौर पर नहीं बल्कि सुरक्षा के नजरिए से भी की जा सकती। अगर 10,000 आतंकियों का दावा गलत है तो इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर इसमें कोई तथ्यात्मक आधार है तो उसके पीछे मौजूद नेटवर्क की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए, क्योंकि असली सवाल संख्या से कहीं ज्यादा बड़ा है कि आतंकवादियों को तैयार करने वाला सिस्टम कितना संगठित था और उसे लंबे समय तक चलाने में किन लोगों की भूमिका थी। पाकिस्तान के बहावल नगर में एक कार्यक्रम, मौलवी नसीर मदनी का कथित बयान, हाफिज सईद का नाम, कश्मीर का जिक्र और 10,000 से ज्यादा आतंकवादियों को भेजे जाने का दावा, इन सभी बातों ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पुरानी बहस को फिर से गर्म कर दिया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है और इसलिए इसे प्रमाणित तथ्य की तरह नहीं बल्कि एक गंभीर आरोप के तौर पर देखना जरूरी है। लेकिन सवाल ये भी है कि पाकिस्तान इस दावे पर क्या करता है। क्या वहां की सरकार या सुरक्षा एजेंसियां नसीर मदनी के बयान को लेकर कोई जांच शुरू करती हैं? क्या हाफिज सईद से जुड़े नेटवर्क और कश्मीर में आतंकवाद के पुराने मामलों को लेकर कोई नई जानकारी सामने आती है? और क्या पाकिस्तान का स्पष्ट करेगा कि उसकी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए उसने वास्तव में क्या कदम उठाए हैं? कश्मीर में आतंकवाद की लड़ाई में हर एक नेटवर्क, हर एक फंडिंग चैनल और हर एक घुसपैठ के रास्ते को समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी आतंकी संगठन को खत्म करने का मतलब सिर्फ उसके हथियारबंद सदस्यों को रोकना नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद पूरी व्यवस्था को तोड़ना होता है। और पाकिस्तान से सामने आया ये कथित बयान इसी बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।